देखा जाए इन प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न आ गया कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, अब आपने हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा है, ठीक है, आपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पढ़ा है, ये सारी पुस्तकें हैं। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पढ़ा है, लेकिन ये प्रश्न न पूछ करके आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल यह किसकी रचना है। अब देखें, थोड़ा विकल्पों पे विचार करते हैं। रामचंद्र शुक्ल तो सही होंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसलिए तो ये तो गलत उत्तर हो गए, ठीक है। दूसरे हैं नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी ने जो बुक लिखा उसका नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ऐसे करके कुछ नाम है उसका, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास सीधा सीधा नाम नहीं है, तो ये भी सही उत्तर नहीं है। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और रामविलास शर्मा है। अब इन दो विकल्पों पे आपको विचार करना है। किस पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा पे। तो रामविलास शर्मा बहुत बाद में आते हैं, आप जान लीजिए, इनका लेखन कार्य जो है बहुत बाद का है। तो अगर आप थोड़ा सा अनुमान भी लगाएंगे तो आपको सही उत्तर मिल सकता है कि इसके सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे, ठीक है। सही उत्तर कौन होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके सही उत्तर हैं, क्योंकि शर्मा जी का लेखन बाद में शुरू होता है। तो सही उत्तर है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। क्लियर है, सही उत्तर हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम है राजस्थान। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं पीजीटी और टीजीटी में, ये अप्लाइड क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक को किसने लिखा। तो देखिए, पहला विकल्प है मुनिजिन विजय। अब एक बात तो आप समझ लीजिए कि जब राजस्थानी भाषा पर लिखा गया है तो 80% चांसेज इसके हैं कि इसका लेखक भी कोई राजस्थानी ही होगा। क्या होगा, राजस्थानी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले कहाँ राजस्थानी भाषा जानते हैं, इनको मेवाड़ी मारवाड़ी कहाँ से आएगी, मुश्किल है। आ सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आ सकता है, लेकिन संभावना तो ज़्यादातर यही है ना कि कोई राजस्थान का लेखक हो सकता है, उसके लिए चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए, मुनिजिन विजय, ऐसा कुछ नाम तो नहीं मिलता राजस्थानी साहित्य में, ये तो लगते नहीं। मोतीलाल मेनारिया, मेनारिया राजस्थानी होते हैं, मेनारिया टाइटल कहाँ की है, राजस्थान की है, ठीक है। तो अब हम मेनारिया पर विचार कर सकते हैं। फिर टीकम सिंह तोमर। अब तोमर तो राजस्थान में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में भी, तोमर तो हर जगह है। तोमर भी राजपूत वंश था, तो राजपूत है वहाँ राजस्थान में, तो तोमर भी संभावना हो सकती है। अब लास्ट विकल्प है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के ही आसपास के कहीं के होंगे, ये तो राजस्थान के लग नहीं रहे हैं। तो अब हमें विचार कितने विकल्पों पे करना है, 2 विकल्प पे। कौन कौन, एक मोतीलाल मेनारिया और टीकम सिंह तोमर, इन्हीं 2 में सही उत्तर होगा। अब आप लोग बताएं किस पे आपका ध्यान जा रहा है। सही जवाब है मोतीलाल मेनारिया। ये मेनारिया की पुस्तक है, क्या, राजस्थानी भाषा और साहित्य। किसने लिखा, मोतीलाल मेनारिया ने। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने, या मिश्र बंधुओं ने। अब देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी। रीतिकाल तो खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रीतिकाल नाम देने वाले, इस काल को रीतिकाल नाम देने वाले तो खुद कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो वो तो हमारे सही जवाब होंगे नहीं, क्योंकि पूछा क्या गया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो शुक्ल जी तो हमारे उत्तर होंगे नहीं, इनको तो ऐसे छांट दीजिए।
अब डॉक्टर नगेंद्र आते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र देख लीजिए बहुत बाद में आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जो काल है बहुत बाद में आते हैं, और श्रृंगार काल नाम बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इस आधार पे आप मान सकते हैं कि ये इसके सही उत्तर नहीं हो सकते। तो डॉक्टर नगेंद्र भी छट गए। अब बचे दो, पंडित विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी और मिश्र बंधु। इन दो में से सही उत्तर कौन है? तो हमारा सही जवाब है पंडित विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहास, थोड़ा सा हम चर्चा कर दें कि देखिए ये जो काल का विभाजन है, साहित्य को जो कालों में बांटा गया है, समय में बांटा गया है, तो इस विभाजन का आधार क्या है? पहली बात कि इसका आधार क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो युगीन प्रवृत्तियां थी, उन प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल का विभाजन किया है। जैसे आदिकाल में आप देखते हैं एक प्रवृत्ति चली, क्या चली? कि वीर गाथाओं की रचना हुई। चंद्रबरदाई आते हैं पृथ्वीराज रासो लेकर के, ठीक है, कोई खुमार रासो लेकर आ रहा है। तो मौलिक रचनाएं किस पर हुई? जो बहादुरी के ग्रंथ, मतलब बहादुरी किए लोग, ठीक है, या आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किए लोग, तो है ना। तो मूलतः यही प्रवृत्तियां थी उस काल की। तो इस प्रवृत्ति के आधार पर एक युग आया, फिर उसके बाद प्रवृत्तियां बदल जाती हैं, भक्ति काल आ जाता है। क्या आ जाता है? आदिकाल के बाद दूसरा काल क्या आता है? भक्ति काल आ जाता है। तो उसको नाम भक्ति काल क्यों दिया गया? क्योंकि भक्ति युगीन प्रवृत्तियां आ गई और उस तरह की रचनाएं लिखी गई। जैसे राम काव्य आ जाता है, कृष्ण काव्य आ जाता है, सूफी काव्य आ जाता है, संत काव्य आ जाता है, ये सारे उस काल में लिखे गए। कबीर आए आपके, फिर सूर आए, तुलसी आए, सब तो उसी समय आते हैं, है ना। तो यह जो काल है, इस काल की प्रवृत्ति क्या रही? भक्ति रही, ठीक है। तो इसकी प्रवृत्ति भक्ति रही, तो इस प्रवृत्ति के आधार पर यह भक्ति काल हो गया। उसके बाद आपका आता है आधुनिक काल, चौथा वही काल है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में आप देखेंगे कि एक सबसे पहले हरिश्चंद्र का भारतेंदु युग आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग आता है। फिर द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ता है। द्विवेदी युग के बाद आप देखते हैं कि आपका छायावाद आता है, फिर प्रगतिवाद आता है, फिर प्रयोगवाद आता है, और उसके बाद आधुनिक कविताओं का दौर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कालों का एक क्रम आपने देखा, काल का विभाजन आपने देखा। तो यह अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुस्तक लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें वो काल का विभाजन कर रहे हैं। तो काल के विभाजन का आधार क्या है? युगीन प्रवृत्तियां। क्या है? युगीन प्रवृत्तियां। उन प्रवृत्तियों को, उन जो साहित्य की टेंडेंसीज हैं, प्रवृत्तियां हैं, उसको आधार बना करके उन्होंने काल का विभाजन किया है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर प्रश्न क्या है कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? 4 विकल्प हैं आपके पास, देखिए इनमें से किस ग्रंथ को उन्होंने अनुवाद करा करके हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा? पहला विकल्प है इस्तवार दला लेते रातियूर हिंदुस्तानी। देखिए भाषा क्या बता रही? फ्रेंच है ना, ये फ्रेंच है। फिर आप देखिए दूसरी रचना है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तीसरा विकल्प है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यह भी इंग्लिश है। और चौथा क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आपको यह बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा, मैं अभी चर्चा करता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जब स्थापना होती है तो यहां पर शुरू में हिंदी में भी जो रिसर्च होता था ना, वो इंग्लिश मीडियम में होता था। हिंदी में भी जो रिसर्च होता था, हिंदी विषय में जो रिसर्च होता था, वो भी इंग्लिश मीडियम में होता था। और पहला व्यक्ति जिसको हिंदी का रिसर्च हिंदी माध्यम में करने की अनुमति प्रदान की गई, वो थे फादर कामिल बुल्के। कौन थे? फादर कामिल बुल्के, जिनकी पुस्तक का नाम है राम कथा। उन्होंने किस पर रिसर्च किया? फादर कामिल बुल्के ने राम कथा पर रिसर्च किया। उनकी पुस्तक का नाम है राम कथा। उनकी डिक्शनरी भी आती है फादर कामिल बुल्के की, बहुत ही ऑथेंटिक डिक्शनरी है। लेकिन
रिसर्च करने के बाद वो रांची चले गए, झारखंड चले गए और वहीं पर एक बहुत ही अच्छे इंग्लिश कॉलेज में वो अध्यापन कार्य करते रहे, बुल्के साहब। ठीक है, तो वो हिंदी के एक प्रतिष्ठित विद्वानों में गिने जाते हैं फादर कामिल बुल्के। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि शुरू में अंग्रेजों ने जो हिंदी पे ग्रंथ लिखे हैं वो हिंदी में नहीं लिखे हैं, अंग्रेजी में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं। अब ये पहली रचना तो सीधे बता रही है कि वे फ्रेंच में है ना। तो इसमें से सही विकल्प आपको कौन सा लग रहा है? बिल्कुल डी सही जवाब है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का ही अनुवाद है। किस नाम से है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। विकल्प को बिल्कुल ध्यान से याद कर लें, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? देखिए, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वह मूलतः यह सोचकर नहीं लिखा है कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा हूं, यह तो भूमिका में लिखा है। वह एक कृति की भूमिका लिख रहे थे और उस भूमिका में ही इन्होंने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाला। कितनी बड़ी बात है। भूमिका 1 पन्ने का होता है ना, 2 पन्ने का होता है कि आप 560 पन्ने का हिंदी साहित्य का इतिहास लिख देंगे भूमिका में, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा ही किया। वे कृति लिख रहे थे, वही कृति आपको बतानी है और उस कृति के भूमिका के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाला। आइए विकल्पों को देखते हैं। हिंदी गोविंद रत्नमाला, गलत जवाब। हिंदी शब्द सागर, विचार हम कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। हिंदी विश्वकोश, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, नहीं, गलत है। धर्मशास्त्र का इतिहास, धर्मशास्त्र पे शुक्ल जी क्यों लिखने जाए, यह भी गलत है। अब सही विकल्प एक ही है, कौन सा? हिंदी शब्द सागर, बिल्कुल राइट, सही जवाब है हिंदी शब्द सागर। इसी की भूमिका लिख रहे थे शुक्ल जी। क्लियर है? आइए चलते हैं छठे प्रश्न पर, जहां व्याख्या की जरूरत पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, मैं आपको व्याख्या दे दूंगा, समझा दूंगा, बाकी सीधे सीधे प्रश्न है, चर्चा करते चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। कब से समय माना है कि भाई रीतिकाल का टाइमिंग क्या था, टाइम पीरियड क्या था, कब से कब तक था? तो आचार्य, खासकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है? पहला विकल्प है 1600 से 1800 विक्रमी संवत, दूसरा 1700 से 1900, तीसरा 1500 से 1750 और चौथा है 1600 से 1850। तो आप बताइए सही जवाब क्या हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब है, ये बी राइट आंसर है इसका, और आप देख सकते हैं बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत सही जवाब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है? 1700 से 1900 विक्रमी संवत, सही है। अब आ जाइए 7वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किन्हें लिख दिए हैं? थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग करने की आदत है हमारे जो टेक्निकल इंजीनियर हैं उनको, तो किन्हें नहीं होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने किसने होगा? ये रहेगा सा, अच्छा, किसने, यहाँ पे रहेगा सा। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? अब देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। ध्यान दें, ऐसे प्रश्नों में हम पहले नहीं को गोला कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आप जल्दी करने में, प्रश्नों का उत्तर जल्दी देने में ऐसा करते हैं ना कि नहीं की जगह पे हाँ वाला उत्तर लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किसने नहीं किया है, किसने नहीं कहा है, किसने नहीं लिखा है, तो नहीं को गोला कर लें ताकि उत्तर देते वक्त वो आपको स्ट्राइक करे, आपको ध्यान दिलाएं कि नहीं चुनना है आपको। ठीक है, तो अब आपको देखना है इन विकल्पों में से कि किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। बड़ा अच्छा प्रश्न बनाया है। पहला विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लिखा है इन्होंने, लिखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, लिखा है, अभी प्रश्न आया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लिखा है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखा है इन्होंने साहित्य का इतिहास। अब आ गए डॉक्टर नगेंद्र। आप तो कहेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा, मैंने तो किताब पढ़ी है हिंदी साहित्य का इतिहास, नीचे लिखा रहता है डॉक्टर नगेंद्र, कहेंगे आप ना, लेकिन इन्होंने ही नहीं लिखा है। अब आप कहेंगे कि आप ये कैसे कह दिए, इतनी बड़ी गलती। आपके मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे नहीं मतलब संभव है।
आपने पुस्तक पढ़ा है, अभी तुम्हें आप मतलब 2-4 दिनों की बात है, आप लोग पुस्तक पे देखते हैं लिखा होता है डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास। कोई भी लड़का अगर रिकमेंड करता है, कहता है अरे वो डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लो, और मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं लिखा है। क्या बात है, कैसे हो सकता है? तो ध्यान दें, ये बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन क्यों? डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो उसके संपादक हैं, लेखक नहीं हैं। वो उस पुस्तक के क्या हैं? संपादक हैं। ध्यान दीजिए, लेखक नहीं है। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना लेख लिखा है, इन्होंने तो संपादन किया है। क्या किया है? संपादन किया है। उसके एडिटर हैं, राइटर नहीं है। और सवाल क्या हो रहा है? राइटर। हु इज नॉट द राइटर ऑफ, मतलब किसने नहीं लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, है ना? तो डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र क्या हैं? उस पुस्तक के संपादक हैं, न कि लेखक। इस तरह के प्रश्नों पे हमेशा विचार करके उत्तर देना चाहिए। देखिए टिपिकल प्रश्न बनाया है। अब जानते हैं अगर ये प्रश्न आपके सामने आता तो किसको उत्तर आप चुने होते? आप वार्ष्णेय को चुन लेते कि इनका नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं, जबकि इन्होंने लिखा है। देखिए इस तरह से टेक्निकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। मिस्र बंधु ही ऐसा कर सकते हैं। वो सही चुना है आप लोगों ने। इसका सही जवाब है मिस्र बंधुओं ने। ये दो भाई थे, दोनों ने मिलकर लिखा है, इसलिए इनको मिस्र बंधु कहा जाता है। तो इन्होंने 5000 का, नहीं 2 थे, 2 थे, 3 थे। अच्छा मुझे 2 याद था, 3 थे, और बढ़िया है। तो कौन कौन थे 3 लोग ये मिस्र बंधु? हाँ हाँ हाँ, तो ये 3 भाई हैं मिस्र बंधु। हाँ चलिए ठीक है, 3 भाई, लेकिन कभी भाइयों का नाम नहीं देता है, मिस्र बंधु का ही प्रयोग किया जाता है। और हाँ, तो इन लोगों ने मिलकर ही रचनाएं की है, और अच्छी रचनाएं इन लोगों ने की है। तो सही जवाब क्या होगा? मिस्र बंधु। इन्होंने लिखा है जो अपना इतिहास ग्रंथ साहित्य का, उसमें 5000 कवियों का उल्लेख इन लोगों ने किया है। 5000 कवियों को गिना दिया है कि ये भी कवि हैं, ये भी कवि हैं। अब उसमें क्या है, कोई छोटी छोटी लाइनें लिख गया है, बोल गया है, अपभ्रंश काल में वो भी कवि हो गया। तो 5000 ऐसे तो हो ही जाएंगे। बाकी अगर सही ढंग से देखें कि कवि कितने हैं, तो 5000 कवि कहाँ हैं, है ना? लेकिन इन लोगों ने चलो तुम्हारे अंदर रिदम है या नहीं है, तुम भी कवि हो गए, थोड़ा सा कुछ लिख दिया, चलो तुम भी कवि। तो इस तरह से एक लिस्ट इन्होंने बना दिया है 5000 कवियों का, है ना? तो सही जवाब मिस्र बंधु। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? देखिए इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। ये प्रश्न आ गया कि किस आधार पे काल का विभाजन किया गया, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया हूं। और देखिए इसमें युगीन प्रवृत्तियों की मैंने बात की, तो देखिए ये विकल्प सामने दिख रहा है आपको, युग प्रवृत्ति आया है, प्रश्न पूछा गया है, युग प्रवृत्ति, सीधा उत्तर मिल गया आपको। क्लियर है? युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर काल का विभाजन किया है शुक्ल जी ने। प्रश्न संख्या 10, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है, तो उस इतिहास लेखन की सबसे अच्छी पद्धति किसे माना जाएगा? कौन सी पद्धति सबसे बेहतरीन मानी जाएगी? तो देखिए पहला विकल्प है विधेयवादी पद्धति, दूसरा है वर्णानुक्रम पद्धति, तीसरा है कालानुक्रमी पद्धति, और चौथा है समाज शास्त्रीय पद्धति। तो देखें सही जवाब बताएं आप, कौन सा हो सकता है? जी नहीं, इसका सही जवाब होगा विधेयवादी पद्धति। क्या होगा? हाँ, विधेयवादी पद्धति, इसको सही माना गया है। अब देखिए 2 शब्द आते हैं, विधायक और विधेय। विधायक और विधेय मतलब जैसे हमारा जीवन है या साहित्य है, जो कुछ भी है, इसमें ये 2 पक्ष होते हैं कि आपके जीवन का विधायक पक्ष क्या है। अब आप सोचेंगे विधायक माने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? नहीं नहीं, विधायक का मतलब ये विधायक नहीं, ये विधा से बना है विधायक। आपके जीवन का
मतलब मूल प्रवृत्ति क्या है, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, वह विधायक पक्ष हुआ। और जिसके बारे में वह है वह विधेय हुआ कि इस रास्ते को आपने चुना है तो इस रास्ते का गंतव्य कौन सा है, वह विधेय पक्ष है। जैसे गांधी ने एक पक्ष चुना, क्या चुना, अहिंसा का मार्ग चुना, तो उनका विधायक पक्ष क्या था, अहिंसा का मार्ग, लेकिन विधेय पक्ष क्या था, स्वतंत्रता। विधेय पक्ष क्या था, स्वतंत्रता थी। क्यों चुना उन्होंने अहिंसा का मार्ग, स्वतंत्रता चाहिए थी, चुन लिया। तो विधायक पक्ष क्या था महात्मा गांधी के जीवन का, अहिंसा, और विधेय पक्ष क्या था, भारत की स्वतंत्रता। अंतिम गंतव्य, अंतिम लक्ष्य क्या था, भारत की स्वतंत्रता। कंफर्म हुआ? तो सही उत्तर है विधेयवादी पद्धति। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। आ गया ना? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। बताएं सही जवाब कौन सा हो सकता है? बिल्कुल, अभी मैंने शुरू में आपसे चर्चा किया, इतिहास की हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है वो किसने लिखा है, नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब आपका है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। बस अगर इतिहास दर्शन शब्द आ गया तो ध्यान दें, आपका जवाब क्या होंगे, मतलब इतिहास दर्शन माने किसी भी इतिहास का दर्शन नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास के दर्शन की बात कर रहे हैं कि अगर इस इतिहास दर्शन की बात आई तो आपके विकल्प में सही जवाब क्या होंगे, नलिन विलोचन शर्मा। इस तरह से याद किया जाता है। स्पष्ट है? तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, स्पष्ट है तो। प्रश्न संख्या 12, अब इसमें अन्य विकल्पों पे भी थोड़ा विचार कर लीजिए। देखिए डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या लिखा है, ऐसी कोई किताब लिखा है? जी नहीं, नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य में अपभ्रंश का योग, है ना। उन्होंने ज्यादातर वो व्यंग्यकृत ग्रंथों की रचना की है, व्यंग्य लिखे हैं, है ना। तो डॉक्टर नामवर सिंह तो विकल्प हो नहीं सकते। अब विजेंद्र स्नातक हैं, अब ये क्यों हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने जाए, ऐसा कोई काम तो इन्होंने नहीं किया। कभी सुना आपने स्नातक आदमी कभी इतिहास लिखता है? ऐसे भी दिमाग में कुछ चीजें बिठाया करिए, ट्रिक बिठाया करिए। ये तो सिर्फ स्नातक है, इतिहास के लिखेंगे? इतिहास लिखने के लिए पीएचडी होना चाहिए ना, कम से कम डॉक्टरेट होना चाहिए, वो इतिहास लिखेगा। एक बीए पास आदमी चलेगा इतिहास लिखने? नहीं नहीं, तो ये विजेंद्र स्नातक तो होंगे नहीं। ये ट्रिक है, ऐसा मतलब मैं ट्रिक के रूप में बता रहा हूं कि विजेंद्र स्नातक तो है नहीं। और डॉक्टर नामवर सिंह मैंने बता ही दिया क्या क्या लिखे हैं, ऐसा कुछ लिखे नहीं वो। डॉक्टर विनय मोहन, ये तो नाम ही बहुत कम सुना गया है। डॉक्टर विनय मोहन का साहित्य में कोई बहुत बड़ा नाम तो है नहीं, तो ये तो ऐसे ही नहीं लग रहे हैं। अब बचे एक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, बड़ा जाना पहचाना नाम है। तो जाना पहचाना नाम है तो यही आपका सही जवाब होगा बिल्कुल। अब उसमें सोचना क्या है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। 12वां, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? देखें, प्रश्न की प्रवृत्ति से भी आप उत्तर खोज सकते हैं। क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। सामंत शब्द आ गया। देखें कि किसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अब सामंत, ये बताइए सामंतवाद का जिक्र ज्यादा कौन करता है? वही करेगा जो मार्क्सवादी होगा, जो मार्क्सवादी होगा। अब पहचानिए कि इन विचारकों में मार्क्सवादी कौन है। तो राम कुमार वर्मा यही तो थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ये कब से मार्क्सवादी हो गए? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मार्क्सवादियों की संख्या बहुत कम रही है, अब एक दो आ गए हैं, पहले तो बहुत कम थी। तो राम कुमार वर्मा तो होंगे नहीं, ये तो मतलब एकदम पारंपरिक सब नाटक वाटक लिखते थे वर्मा जी। इनकी सुपुत्री भी यहीं रही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो ये तो होंगे नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, नहीं नहीं, वो सामंतवाद वगैरह का जिक्र नहीं करते। वो अपना इतिहास लिखने में, वो अपनी कविता लिखने में और वो अपनी छोटी छोटी कहानियाँ लिखने में व्यस्त रहे। वो ऐसा क्यों काम करने जाए, मतलब किसी को सामंत क्यों कहने जाए? तो ये भी सही जवाब नहीं लग रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन पर अब ध्यान देना पड़ेगा कि मार्क्सवादी थे कि नहीं थे। बिल्कुल थे। ये जो राहुल सांकृत्यायन जी थे, आपके आजमगढ़ से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बिलोंग करते थे, और यह मार्क्सवादी थे। अब जरा मान लीजिए परीक्षा आप दे रहे हैं और आप कंफ्यूज हो गए कि ये मार्क्सवादी थे कि नहीं थे, तो
अगर इनकी एक पुस्तक का आपको नाम याद आ जाए तो आपको पता चल जाएगा। इनकी एक पुस्तक है गंगा से ओल्गा तक। क्या है? गंगा से ओल्गा तक। गंगा नदी कहाँ बहती है? भारत में। ओल्गा कहाँ बहती है? रूस में। अर्थात ये रूस की यात्रा पर गए थे। क्लियर हो गया कि रूस घूमे थे। अथातो घुमक्कड़। राहुल सांकृत्यायन को आप क्या कहते हैं? अथातो घुमक्कड़। जीवन भर घूमते रहे, घूमते घूमते रूस चले गए। अब बताइए कि आप उसी देश में घूमने जाना पसंद करेंगे जहां के सिस्टम को आप पसंद करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप चले जाइए पाकिस्तान घूमने, जाएंगे? कहेंगे नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना है, मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान। जहां का सिस्टम आपको पसंद आएगा आप वहीं जाना पसंद करेंगे। तो जब ये रूस घूमने गए थे सांकृत्यायन जी, इसका मतलब मार्क्सवाद से प्रभावित रहे होंगे, मार्क्सवाद से प्रभावित रहे होंगे। और मार्क्सवाद से प्रभावित रहे होंगे तो ये सामंत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन। अब इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं बची, ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ये हट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सही जवाब राहुल सांकृत्यायन। मिश्र बंधु ऐसा नहीं, ये पारंपरिक लोग हैं, ये सामंत वगैरह शब्द उस समय ये लोग नहीं यूज करते थे ज़्यादा। तो इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका, अब लीजिए भूमिका शब्द आ गई कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब लीजिए दूधनाथ सिंह का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे दूधनाथ सिंह। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? निराला पे बड़ा अच्छा पुस्तक लिखा है इन्होंने। आत्महंता आस्था किसकी है? ये प्रश्न में पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये जो प्रश्न है यही पूछे जाए। तो निराला पर एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखा दूधनाथ सिंह जी ने। उस पुस्तक का नाम है निराला की आत्महंता आस्था। निराला की आत्महंता आस्था किसने लिखा? दूधनाथ सिंह जी ने। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, गुजर गए, देहांत हो गया, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत अच्छे विद्वान थे, ये भी मार्क्सवादी थे। दूधनाथ सिंह जी भी मार्क्सवादी थे, ध्यान देंगे। तो इन्होंने तो ऐसा कोई ग्रंथ लिखा नहीं। ठीक है, अब आगे रामदरस मिश्र, नहीं इन्होंने भी नहीं लिखा। अब चौथा विकल्प तो ऐसे ही कह रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इस पे क्या विचार करना। अब एक ही विकल्प बचे हैं जिस पे हम विचार कर सकते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं, बहुत बड़े विचारक थे। निराला की साहित्य साधना इन्होंने ही लिखी है। निराला की साहित्य साधना किसने लिखी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। 3 भागों में लिखा है। कितने भागों में लिखा है? 3 भागों में लिखा है। निराला की साहित्य साधना किसने? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। पहले भाग में क्या है? निराला की जीवनी है। दूसरे भाग में क्या है? निराला के काव्य का वर्णन है। और तीसरे भाग में जो पत्रोत्तर हुआ था निराला के जीवन में, उनको किसी ने पत्र लिखा, किसी को उन्होंने पत्र लिखा, तो उन पत्रों का संकलन है तीसरे भाग में। और आज निराला जिस रूप में दिख रहे हैं, उस रूप में उनको प्रतिष्ठापित करने का एकमात्र श्रेय जाता है डॉक्टर रामविलास शर्मा को, है ना। और ये भी जान लें कि ये प्रोफेसर अंग्रेजी के हैं। शर्मा जी प्रोफेसर अंग्रेजी के होते हुए और हिंदी पे इतना बड़ा काम किया इन्होंने, डॉक्टर शर्मा ने। तो ये पुस्तक किसने लिखा है? भारतीय साहित्य की भूमिका, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब देख लीजिए, आप कहेंगे कहीं इतिहास आ रहा है, कहीं दर्शन आ रहा है, अंत में हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास, इतिहास दर्शन, तो सबको अलग अलग करके आप दिमाग में या तो बिठा लीजिए, बैठ जा रहा है, तो नहीं बैठ रहा है तो ट्रिक बनाइए अपने आप। जो ट्रिक आप खुद बना सकते हैं, ट्रिक बनाकर सेट कर लीजिए, क्योंकि इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न पुनः पूछा जा सकता है। तो भूमिका याद आए, अगर शब्द आ गया भूमिका की, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा, तो देख लीजिए भूमिका तो ये शर्मा जी लिखते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी लिखते हैं। अब कोई ट्रिक सेट कर लीजिए कि भूमिका आया तो शर्मा जी आ जाएंगे, रामविलास शर्मा जी आएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ दिमाग में बिठाना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय ये तो भी था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बड़ा अच्छा प्रश्न है।
और ऐसा काम एक ही विद्वान कर सकता है, और वो है रामचंद्र शुक्ल। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी विवेचना, आप जानते हैं बहुत बड़े व्याख्याकार थे, तो इतनी बड़ी विवेचना एक ही साहित्य इतिहासकार कर सकता है, और उनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब इस पर क्या हम विचार करें? सीधा सीधा हमारा जवाब है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना? अब ये विचार करने लायक प्रश्न ही नहीं बचा, ये उन्हीं का काम ही है। अब जैसे बात आई माखन चुराने की, तो कृष्ण से अच्छा कोई विकल्प मिलेगा? राम के समय में तो ऐसा वर्णन आया नहीं कि माखन चुरा सकते हैं, और रावण को ऐसी कुछ पड़ी नहीं, कंस को ऐसी कुछ पड़ी नहीं। तो माखन के लिए जैसे कृष्ण प्रसिद्ध हैं, वैसे विवेचना के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। उतनी विवेचना कोई नहीं कर सकता, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, चाहे वो बाद में डॉक्टर नगेंद्र आए या कोई भी है, उतनी विवेचना कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ा काम किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये भी जान लें कि उनका जो एकेडमिक कैरियर था कोई बहुत अच्छा थोड़ा ही था। आजकल लोग हिंदी बीए करते हैं, फिर एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं। अभी लिखने को कह दीजिए थीसिस, तो क्या करते हैं? कट एंड पेस्ट, 4 किताब जुटाया, 10 किताब जुटाया, लेकर इधर उधर से थीसिस लिख दिया, डॉक्टर बन गए। लेकिन शुक्ल जी एकेडमिक कैरियर कुछ बहुत रिच नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर जो विवेचनात्मक शक्ति है वो अद्भुत है। उसके बाद भी इतने अच्छे ग्रंथ लिख देना कितनी बड़ी बात है उस दौर में, जबकि रेफरेंस ग्रंथ नहीं मिलते थे पढ़ने को। आज तो आप लाइब्रेरीज में जाएं, सारे रेफरेंस ग्रंथ पढ़े हैं, पढ़ लिया, जान लिया कब क्या हुआ। और सबकी बात तो छोड़िए, अब तो गूगल आ गया, हर सवाल का एक जवाब गूगल आ गया। कुछ भी पूछिए, उसके पास रिकॉर्ड है, बता देगा आपको। लेकिन शुक्ल जी के समय में कुछ था? न गूगल था, न डूंगल था, कुछ भी तो नहीं था। फिर भी लिख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास, और विवेचनात्मक इतिहास लिखा है शुक्ल जी ने। ऐसा नहीं कि हवा में बैठ के लिख रहे हो, धरती पे बैठ के लिखा है उन्होंने, है ना, आधार के साथ लिखा है उन्होंने। तो ये सही जवाब क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न पे हम चर्चा करना चाहेंगे। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान। अब देखिए कला काल भी आ गया। अब तक आपने सुना था कलिकाल, कली को क्या कहते हैं? कलिकाल। लेकिन ये क्या है? कंफ्यूज मत होइएगा, कला काल। कला मतलब कला का समय। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को किसने कला काल कहा है? अब देखिए इसका भी देख लेते हैं जवाब क्या सही होगा। कला कौन कह सकता है? मिश्र बंधु, राम शंकर रसाल। अब देखिए इसका सीधा उत्तर मिल जाएगा, थोड़ा सा ट्रिक लगाने की जरूरत है ना। अभी देखिए ये कला शब्द है यहाँ पे, है ना, ये कला शब्द है। और कलाकार हमेशा क्या होता है ये आप जानते होंगे, जो कलाकार होता है वो हमेशा रसाल होगा, रस से युक्त होगा। रस से युक्त व्यक्ति ही कलाकार हो सकता है, जिसके अंदर रस नहीं वो क्या कलाकार होगा। तो कलाकाल नाम देने वाला व्यक्ति निश्चय ही रसाल होगा, और कौन हो सकता है? सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है रामशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने कलाकाल का नाम दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। अब 16 नंबर का प्रश्न, सुमेलित। अब देखिए हमारे इंजीनियर साहब, सुमेलित शब्द रहेगा यहाँ पे। ऐसे टेक्निकल लोग हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियां करते, कोई बात नहीं। क्या रहेगा यहाँ पे? सुमेलित, है ना। सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें सुमेलित करना है और फिर देखना है कौन सा सही उत्तर हो सकता है। आइए विचार करते हैं, विचार कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। हाँ, गोरखनाथ और उनका युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। किसकी है? गोरखनाथ और उनका युग किसने लिखा है? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है। देखें, गोरखनाथ और उनका युग किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। तो यहां पे आ गया 3। इसको क्या हो गया? लिख क्यों नहीं रहा है? यहां लिखेंगे। अच्छा, आप सही है। गोरखनाथ और उनका युग किसने लिखा? धर्मवीर भारती। 3। अब यहां 3 आ गया, लिख लीजिए। नाथ संप्रदाय किसने लिखा है बताएं? नाथ संप्रदाय। रुकिए, इतना जल्दी कहने पे गलती हो जाएगा। गोरखनाथ और उनका युग